हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क मीन्स कंप्यूटर अवेयरनेस के टेस्ट योर सेल्फ सेशन पर। बिल्कुल, आज के सेशन में 40 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और 40 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये 40 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न पर बेस्ड इन 40 क्वेश्चंस को फ्रेम आउट किया गया है। तो एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इन 5 डेज के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है और देखना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि कंप्यूटर में आपका लेवल क्या है। और अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में आपका लेवल कुछ डाउन हो रहा है और आप इस चैनल से थोड़ा लेट कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको अगर 3 से 4 दिन लगातार अगर आप कंप्यूटर को देते हैं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ड्रीम बैच यहाँ पर फ्रेम आउट किया गया है जिसमें 35 क्लासेस हैं। अगर हम 4 to 5 डेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप 5 से 6 घंटे भी कंप्यूटर को डेली दे देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर सकते हैं एग्जाम में। बस इन्हीं लेक्चर्स को आपको देखना है और वो कैंडिडेट्स जो इन लेक्चर्स को देख चुके हैं, इसको ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए ये टास्क है कि वो आप PDF से, कैप्सूल की मदद से सभी लेक्चर्स को एक बार रिकॉल करेंगे। राइट? किसी भी कंफ्यूजन के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पर आज के सेशन के 40 क्वेश्चंस पर बेस्ड। हैव अ लुक गाइस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर मेंटेन इट्स टाइम एंड डेट रेगुलरली? बताइए, कंप्यूटर में वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी मदद से डेट और टाइम को मेंटेन किया जाता है? प्रोसेसर, रोम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या सीमोस? तो प्रोसेसर यहां पर 2 बार है, कोई बात नहीं। आंसर बताइए कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने शायद गेस किया होगा, क्योंकि टाइम और डेट पर काम कर रहे हैं या टाइम और डेट को डिस्प्ले करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सीमॉस की। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा सीमॉस। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो कभी भी एग्जाम में डेट और टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि सीमॉस वहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एज वेल एज अगर सीमॉस की बात करें तो ये एक सेल है, एक बैटरी है जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कनेक्टेड होती है और इसी के थ्रू आपकी जितनी भी बायोस की सेटिंग्स हैं या आप कह सकते हैं सिस्टम की सेटिंग्स हैं, ये सभी इसमें स्टोर होती हैं। एज वेल एज डेट और टाइम को डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीमॉस की होती है। नेक्स्ट देखिए, UDP एंड TCP आर बोथ डैश लेयर प्रोटोकॉल। कह रहा है UDP और TCP ये किस लेयर की प्रोटोकॉल होती है? तो आप जानते हैं कि OSI मॉडल में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में, UDP और TCP ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4th इज द करेक्ट वन। तो आपने क्या इसका आंसर दिया जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता क्या है पहले इसको भी समझ लीजिए। यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एंड टू एंड कनेक्टिविटी करना, या प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी करना, या होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करना, ये सारा काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। और ये काम करने के लिए TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की मदद ली जाती है। जहां पर TCP आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP आपकी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। They are nefarious hackers and their main motive is to gain financial profit by doing cybercrime. Who are they referred to here? यहां पर पूछ रहा है कि इन हैकर्स को क्या बोलते हैं जिनका मेन काम होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट को लेना, यानी प्रॉफिट अर्न करना, और ये एक तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं। तो हमने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहां पर हैकर के बारे में पूछा गया हो
और नेगेटिव साइड हैकर का दिखा रहा हूं, तो इस केस में आंसर क्या होगा? ब्लैक हैट हैकर होगा। हमने आपको यह भी बताया था कि तीन मेन तरीके के हैकर होते हैं, एक ब्लैक हैट होता है, एक वाइट हैट होता है और एक ग्रे हैट होता है। तो ब्लैक हैट वो होते हैं जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, वाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी अपॉइंट करती है और उनको पैसे देती है, उनकी स्किल का यूटिलाइज करती है पॉजिटिव मैनर में, तो वो वाइट हैट हैकर हो गए। ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो वाइट हैट और ब्लैक हैट के कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं, यानी ये पॉजिटिव काम करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से काम करते हैं, इनको कोई हायर नहीं करता। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन, यानी ये बैड भी होते हैं और गुड भी होते हैं, तो दोनों तरीके की कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड ग्रे हैट हैकर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन इज। कह रहा है जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है? कीज का, टेबल्स का, फील्ड्स का, रिकॉर्ड्स का, या ऑल ऑफ दीज का? बताइए। तो देखिए रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो क्या हम किसकी बात करते हैं? रोज और कॉलम्स की बात करते हैं। और जब हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं तो हम टेबल्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन हमेशा हम किस में स्टैब्लिश कर सकते हैं? टेबल्स में। तो आंसर इस केस में क्या होगा गाइस? टेबल्स होगा, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस के केस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? टेबल्स। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स आरडीबीएमएस। कह रहा है ऐसा कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा MySQL। ये आपका ओपन सोर्स है। देखिए ओपन सोर्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एक क्वेश्चन ओपन सोर्स से जरूर पूछेंगे। या तो ये पूछ लेंगे कि ओपन सोर्स ब्राउजर का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। या ये पूछ लेंगे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड या लाइनेक्स। या फिर पूछ सकते हैं ओपन सोर्स आरडीबीएमएस का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा MySQL। ये भी पूछ सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो उसमें आपको ऑप्शन में देखना होगा वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे हम ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे VLC मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये भी आपके एक तरीके के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसिड? देखिए डेटाबेस में जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक डेटाबेस की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। और ये क्वेश्चन भी IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। एसिड की फुल फॉर्म बताइए। काफी आसान है, एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन और D फॉर होता है ड्यूरेबिलिटी। तो आंसर हो गया एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जो भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन है वो यूनिक होना चाहिए, वो एटॉमिक इन नेचर होना चाहिए, यानी या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। तो यस या नो, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग होगी, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। और ये पूरे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? ड्यूरेबल होंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज कैन अ यूजर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस? इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि डेटाबेस में यूज होने वाली लैंग्वेज का नाम बताइए। तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, है ना? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर इस केस में क्या होगा बताइएगा? कंपाइलर, क्वेरी, रिलेशनल, स्ट्रक्चरल, या नन ऑफ दीज? तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि डेटाबेस के केस में अगर लैंग्वेज की बात की जाएगी
तो वहां पर SQL आंसर आएगा, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या दिया गया है, क्वेरी दिया गया है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेरी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल द न्यू वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो पुराने वर्जन को डिलीट करना और नए वर्जन को इंस्टॉल करना, ये क्या कहलाता है? अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल सही, आपने शायद गेस कर लिया होगा। ओल्ड वर्जन को डिलीट करना और नए वर्जन को इंस्टॉल करना, दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन, यानी हम अपग्रेड कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस केस में आंसर क्या होगा? अपग्रेड होगा। अगर हम करंट वर्जन में ही चेंजेस कर रहे होते, मॉडिफिकेशन कर रहे होते, तो आंसर अपडेट हो जाता। लेकिन अगर डिलीट करने की बात की जाएगी कि पुराने वर्जन को डिलीट करिए और नए वर्जन को इंस्टॉल करिए, तो इस केस में आंसर क्या होगा? अपग्रेड होगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट टाइम। करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, जिससे कि करंट टाइम आपके सामने आ जाए। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर यहां पर करेक्ट होगा कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द करंट टाइम। अगर यहां पर दिया होता करंट डेट, कि करंट डेट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, तो आंसर हो जाता कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि रोज को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, तो आंसर हो जाता शिफ्ट के साथ स्पेस बार। और अगर क्वेश्चन में दिया होता कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए, तो आंसर हो जाता कंट्रोल के साथ स्पेस बार। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज। एमएस पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, पावर पॉइंट के केस में या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, चाहे एमएस वर्ड, चाहे एमएस एक्सेल, चाहे एमएस पावर पॉइंट, इन सभी केसेस में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज है वो 100 है। कितना है? 100 इज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट वन वैलिड होगा। नेक्स्ट देखिए, द लैंग्वेज यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है? असेंबली, फर्मवेयर, फ्लो चार्ट, DFD या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, बहुत ही आसान है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर से रिलेटेड है। और हार्डवेयर के केस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है वो कौन सी है? असेंबली है या कौन सी है? मशीन है। तो मशीन और असेंबली ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कैसी हैं? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि मशीन तो दिया ही नहीं है, तो आंसर बनेगा असेंबली इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेम द मेमोरी दैट CPU हैव। उस मेमोरी का नाम बताइए जो CPU के पास में है। CPU के मतलब CPU के अंदर है ना? CPU हैव का मतलब कि CPU के पास में ही वो मेमोरी है, CPU के अंदर ही वो मेमोरी। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या फिर कैशे? बताइए। करेक्ट आंसर इसका होगा रजिस्टर। मैक्सिमम केस में कैंडिडेट आंसर लगाकर आते हैं कैशे, लेकिन सही आंसर क्या होगा? रजिस्टर, क्योंकि CPU का मतलब होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर और CPU के अंदर जो मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पेरिफेरल की कैटेगरी में नहीं होती? पेरिफेरल डिवाइसेस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो कंप्यूटर के आसपास होती है, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, वेबकैम, ये सब आपकी पेरिफेरल हैं। तो देख लेते हैं एक बार, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। तो माउस पेरिफेरल है, कीबोर्ड भी पेरिफेरल है, प्रिंटर पेरिफेरल और स्कैनर भी पेरिफेरल है, जबकि मदरबोर्ड जो है ये पेरिफेरल में काउंट नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। देखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताइए, बहुत फेमस है।
कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और टैब, या कंट्रोल इक्वल्स टू प्लस। तो आंसर यहां पर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। कई बार ऑप्शन में कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं होता, अगर ये एक ऑप्शन में ही ना मिले तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। ऐसा क्यों? ये वैसे वैलिड आंसर तो नहीं है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ऑप्शन में ही नहीं होता। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। ऐसा क्यों? रीजन भी समझिएगा, क्योंकि प्लस और इक्वल्स टू ये दोनों आपकी एक ही की के ऊपर होते हैं, है ना, दोनों सिंबल आपके एक की के ऊपर होते हैं, प्लस और इक्वल्स टू। तो इसलिए प्लस भी सही होगा और इक्वल्स टू भी वैलिड होगा, लेकिन वो तब जब ये ऑप्शन में दिया ना हो। नेक्स्ट देखिए, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट अमंग ऑल द मेमोरीज इन अ कंप्यूटर। कह रहा है इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि फास्टेस्ट है, बताइए। बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, रैम, कैशे, ईपीरोम, रजिस्टर या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर इज ट्रीटेड एज द फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को रजिस्टर बोलते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होता है, और यही मेमोरी आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी में काउंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसमिशन मोड विच अलाउज बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। उस ट्रांसमिशन मोड का नाम बताना है जिसमें डेटा को ट्रांसमिट भी किया जा रहा है, रिसीव भी किया जा रहा है, यानी सेंड भी किया जा रहा है और रिसीव भी किया जा रहा है, और ये दोनों एक ही समय पर किए जा रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब रियल टाइम पर, एक ही समय पर। तो इस मोड को हम क्या बोलेंगे बताइएगा, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, फुल डुप्लेक्स ये आपका मोड होने वाला है, तो आंसर होगा फर्स्ट वन, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या होता है कि रिसीव भी होता है और सेंड भी होता है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं होता, वो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। सिंप्लेक्स के केस में यूनी डायरेक्शन होता है, सिर्फ सेंड होता है, रिसीव नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है जो कि स्लोएस्ट के पार्ट में आएगी, जो सबसे धीमी काउंट की जाएगी, बताइए। ब्रॉडबैंड सर्विस, केबल सर्विस, डायल अप सर्विस, लैन सर्विस या मैन सर्विस। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर इसका होने वाला है डायल अप सर्विस। तो डायल अप सर्विस आपकी कैसी होती है, सबसे स्लोएस्ट होती है, जबकि ब्रॉडबैंड सर्विस आपकी सबसे फास्टेस्ट होती है। तो फास्टेस्ट के केस में क्या होगा, ब्रॉडबैंड, और स्लोएस्ट के केस में क्या होगा, डायल अप। ब्रॉडबैंड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा, दैट इज ब्रॉड बैंडविड्थ। तो बैंड का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ग्रेटर बैंडविड्थ या ब्रॉडबैंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रिफर टू एज। कंप्यूटर ऑन है या आपका मोबाइल फोन ऑन है और आपने उसको रीस्टार्ट किया है, इस तरीके की बूटिंग को क्या बोलते हैं, बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, फ्रेश बूटिंग या सॉफ्टवेयर बूटिंग, बताइएगा। तो जब कभी भी आपको रीस्टार्ट क्वेश्चन में मिल जाए तो इस केस में जो बूटिंग होगी दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो रीस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग होती है। और ये बूटिंग होती कब है, जब आप कभी कोई नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके सिस्टम को रीस्टार्ट मांगता है कि डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, यस या नो। तो आप यस कर देते हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाता है, यानी वो वार्म बूटिंग है। और कभी कभी आपका नेटवर्क नहीं आता है तो इस केस में भी कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन कर लेते हैं या रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो वो भी आपका क्या है, वार्म बूटिंग है। तो जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग है, लेकिन आप शट डाउन करके अगर ऑन करते हैं तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग होगी, है ना, याद रखिएगा। अगर शट डाउन क्वेश्चन में आ गया तो फिर आंसर कोल्ड बनेगा, और अगर रीस्टार्ट आ गया तो आंसर वार्म बनेगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट को पकड़कर आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन। जब आप किसी भी आइटम को कट करते हैं या पेस्ट करते हैं तो आइटम टेम्परेरी कहां पर स्टोर होता है, रजिस्टर में, क्लिपबोर्ड में, रैम में, रोम में या फिर मदरबोर्ड में।
करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वहां पर स्टोर होता है, और दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। ये जगह कौन सी कहलाती है, सेकंड, दैट इज क्लिपबोर्ड। जैसे आपने कहीं से कंट्रोल सी किया और कहीं पर जाके कंट्रोल वी किया, तो आपने कंट्रोल सी जब किया तो वो डेटा आपका कहां पर स्टोर हो गया, क्लिपबोर्ड में। या कंट्रोल एक्स किया, कट किया आपने, तब भी डेटा आपका कहां पर स्टोर हो गया, क्लिपबोर्ड में। तो टेम्परेरी बेसिस पर ये डेटा आपका स्टोर होता है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि क्लिपबोर्ड आपकी कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो आंसर होगा क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी मेमोरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम भी आपकी वोलाटाइल है, क्लिपबोर्ड भी आपकी कैसी है, वोलाटाइल है, टेम्परेरी है। रोम जबकि अगर बात करें तो ये परमानेंट के केस में काउंट की जाएगी, है ना, दैट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, और वी कैन से दैट इज परमानेंट इन नेचर। नेक्स्ट देखिए, डैश कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पूलिंग का, स्निफिंग का, स्पूफिंग का, फॉर्मेटिंग का, या पार्टीशनिंग का, बताइएगा। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा, प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए स्पूलिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो आंसर यहां पर होगा फर्स्ट वन, दैट इज स्पूलिंग। स्निफिंग क्या होता है, स्निफिंग का मतलब होता है एक तरीके से सूंघना। स्निफर डॉग्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं एक तरीके से आपके नेटवर्क को, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग के केस में जो आईपी एड्रेस होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है या मास्क कर दिया जाता है। तो कभी भी आईपी एड्रेस की बात की जाए, कभी भी डीएनएस की बात की जाए, तो इस केस में आंसर क्या होगा आपका, स्पूफिंग होगा। फॉर्मेटिंग क्या होता है, डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है, तो आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगा। पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव क्रिएट करते हैं तो ये हमारे अलग अलग क्या है, पार्टीशंस हैं। तो ड्राइव्स को डिवाइड करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पार्टीशनिंग। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगाना कि प्रॉब्लम आखिरकार कहां पर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग, एनालाइजिंग, करेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग, या डीबगिंग। तो एरर को रिमूव करना तो डीबगिंग होता है, लेकिन प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगाना कि प्रॉब्लम आखिरकार है कहां पर, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। तो फर्स्ट वन यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। और ट्रबल शूटिंग हम करते कहां पर हैं इसको भी समझिए। जैसे आपका सपोज करिए कोई हार्डवेयर डिवाइस है, या बचपन में याद करिए कुछ ऐसे खिलौने होते थे जो काम नहीं करते थे, फिर घर वाले उनको क्या करते थे, उन पर ट्रबल शूटिंग करते थे कि किसी तरीके से वो चल जाए, है ना। और हम लोग भी यही काम करते थे उन खिलौनों के साथ में। जब पता चल जाता था कि ये खराब हो गए, है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता था और उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती थी, उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश की जाती थी। तो वो चीज़ जो पूरी तरीके से डेड हो जाती है, उस पर अगर हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसको किस में नापा जाता है, डीपीआई, डॉट्स पर इंच में, हर्ट्ज में, एमबीपीएस में, बिट्स में, या पिक्सल में। तो आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपका होने वाला है, रेजोल्यूशन के केस में डॉट्स पर इंच, डीपीआई इज द वैलिड आंसर। जबकि हर्ट्ज क्या है, प्रोसेसर की स्पीड है, एमबीपीएस क्या है, इंटरनेट की स्पीड है, मेगा बिट पर सेकेंड, बिट क्या है, बिट पर सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी मॉडेम की स्पीड होती है, बीपीएस बिट पर सेकेंड। पिक्सल की अगर हम बात करें तो ये आपकी इमेज का रेजोल्यूशन होता है या इमेज की क्वालिटी होती है, दैट इज मेजर्ड इन पिक्सल्स। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। सपोज करिए कि आपके पास एक इंकजेट प्रिंटर है, इस केस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, ड्रम की, कार्टेज की, रिबन की, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, बताइए। तो इंकजेट प्रिंटर के केस में इंक डलती है जिस प्रिंटर में, उसी को हम इंकजेट बोलते हैं। और इंक डलेगी कहां पर, तो आंसर है कार्टेज में। तो आंसर क्या होगा, कार्टेज इज रिक्वायर्ड इन दी इंकजेट प्रिंटर, सेकेंड इज द वैलिड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द कंटेंट ऑफ दीज चिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ।
जब कंप्यूटर बंद होता है तो इस चिप के कंटेंट जो है वो लॉस हो जाते हैं। इसका मतलब टेम्परेरी मेमोरी है ये। तो आपको बताना है ऐसी टेम्परेरी मेमोरी यहाँ पर कौन सी है। रैम, रोम, ईपी रोम, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, आंसर हो गया यहाँ पर रैम चिप्स। दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप के पापा का नाम बताइए। एडम ऑसबॉर्न, बिल गेट्स, जैन कोयुम, मार्क जुकरबर्ग या क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट वन इज एडम ऑसबॉर्न। ये हैं आपके फाउंडर ऑफ लैपटॉप। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। जैन कोयुम एंड ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। और क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ये कीबोर्ड के फाउंडर हैं। तो याद रखिएगा, कीबोर्ड के फाउंडर ये भी पूछ लिए जाते हैं, दैट इज मिस्टर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। जबकि माउस के फाउंडर हैं डोगलस एंजलबर्ट। डोगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट देखिए, अ कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम्स इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। कह रहा है कंपाइलर का जो काम होता है वो हाई लेवल प्रोग्राम्स को लो लेवल यानी मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल सही बात है। ये इसे हम क्या बोलते हैं? तो प्रोग्राम को बोला जाता है सोर्स कोड, और कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किस में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यही काम होता है कंपाइलर का। तो आंसर यहां पर होगा ऑब्जेक्ट कोड इज द वैलिड वन। या फिर ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड मशीन कोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। कह रहा है जो फॉन्ट साइज के टूल बार में जो फॉन्ट साइज होता है मिनिमम और मैक्सिमम के केस में या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के केस में वो क्या होता है? 8 and 72, 8 and 68, 6 and 72, 6 and 68 या none of these। करेक्ट आंसर होगा 8 and 72 इज दी करेक्ट वन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72। लेकिन कितना मैक्सिमम हो सकता है ये तो टेबल के अकॉर्डिंग है, लेकिन फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो आंसर है 1638। 1638 क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। DOS यूजेस विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS की यहां पर बात हो रही है। MS DOS किस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है? NTFS, HFS, FAT, MAC या नन ऑफ दी अबव। देखिए, फाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक FAT होता है, एक NTFS होता है और एक HFS होता है। तो MS DOS जिस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। तो MS DOS के केस में क्या होगा? FAT होगा। जबकि लेटेस्ट विंडोज की अगर हम बात करें, जैसे विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 11, विंडोज 10, अगर इन सब की बात करें तो आंसर होगा NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और अगर हम एप्पल के कंप्यूटर्स की बात करें तो एप्पल के कंप्यूटर्स में जो फाइल सिस्टम काम करता है बेसिकली दैट इज HFS, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर जो फाइल सिस्टम काम कर रहा है दैट इज हायरार्किकल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। MS वर्ड के केस में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज है वो कितना है? तो याद रखिएगा, वर्ड के केस में मैक्सिमम कितना होता है? 500। और बाकी प्लेटफॉर्म्स के केस में जो मैक्सिमम है वो कितना है? दैट इज 400। तो यहां पर आपका आंसर बनने वाला है फोर्थ वन, दैट इज 500 मैक्सिमम जूम परसेंटेज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हु ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। क्या रहा है किसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन रन टाइम पर? ऑल एट वंस, एक साथ की अगर बात की जाती तो आंसर हो जाता कंपाइलर। लाइन बाय लाइन करके अगर बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? दैट इज इंटरप्रेटर। तो यानी सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम।
रीयूजेबल मतलब एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम बार बार रीराइट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं जिस पर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रीराइटेबल, यानी RW यहां पर करेक्ट आंसर होगा, रीराइटेबल मोड इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रिफर्ड टू एज, कह रहा है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो काफी पुराना हो चुका है, जो नॉट सेटिस्फैक्टरी, जिसकी वर्किंग से हम संतुष्ट नहीं हैं, इस तरीके के कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंशिएंट, हिस्टोरिकल, एज ओल्ड, लेगेसी या ऑल ऑफ दीज? तो पुराने जमाने से जो चीज चलती आ रही है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? लेगेसी। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज लेगेसी सिस्टम। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर चिप एंड thus enhances its speed is referred to as, क्या रहा है उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है और जिसकी वजह से जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बढ़ गई। तो माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर के दो आर्किटेक्चर होते हैं, एक रिस्क और एक सिस्क, जिसे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोलते हैं और सिस्क को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्पीड आजकल जो बढ़ी है उसके पीछे का रीजन क्या है? रिस्क है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? सेकंड वैलिड होगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, कह रहा है किस तरीके की वायरस का ये काम है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोड्यूस इटसेल्फ यानी अपनी कई सारी कॉपीज को क्रिएट करें। टाइम बम, वॉर्म, मेलिसा वायरस, मैक्रो वायरस या नन ऑफ दीज? आंसर यहां पर होने वाला है दैट इज कॉल्ड वॉर्म। राइट वंस, रीड मैनी, यही एक ऐसा वायरस होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जो आत्मनिर्भर तरीके का होता है ना, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू द CPU, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो CPU के बेहद करीब होती है? तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था। CPU की बात हो, मशीन के बात हो, प्रोसेसर की बात हो, तो इससे क्लोज कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन और असेंबली। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ वन, दैट इज मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम बताइए। केविन सिस्ट्रॉम, बिल गेट्स, जैन कोयुम, ब्रायन एक्टन या मार्क जुकरबर्ग? तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या है? इंस्टाग्राम किस कंपनी का प्रोडक्ट है बताइएगा? बिल्कुल इंस्टाग्राम आपके फेसबुक का ही प्रोडक्ट है और इसको बनाने वाले कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, वो प्रोग्राम्स जो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? तो रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस जिनको यूजर चेंज नहीं कर सकता, दैट इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज फर्मवेयर, यानी कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को ही हम फर्मवेयर बोलते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल एक फर्मवेयर है, जैसे जो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं वो भी जो लाइट्स लगी होती हैं वो भी क्या है? फर्मवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की मदद से ही चल पाए, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि HTML का यूज वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीन मेन लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर HTML के लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो आंसर है HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। तो फिफ्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर डैश प्रिंटर्स, कह रहा है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या बैंड प्रिंटर है ये किस तरीके के प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं? लेजर, इंपैक्ट, इंकजेट, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा इंपैक्ट प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन,
बैंड, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जबकि थर्मल, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ठीक है, और कौन से बेस्ट होते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर बेस्ट इन कंपैरिजन टू द इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, which function in MS Excel tells how many numeric entries are there? तो एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं उस एक्सेल शीट में, कितनी नंबर्स हैं उस एक्सेल शीट में बेसिकली। तो ये कौन सा फंक्शन हमें बताता है? नम, काउंट, सम, चेक नम या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा काउंट इज द फंक्शन दैट टेल्स इन एमएस एक्सेल हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। काउंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आपके शानदार 40 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सेशन कैसा लगा आपको, स्कोर आपका इंक्रीज हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना? तो बिल्कुल अभी तक अगर आप रेगुलर सेशंस को देख रहे होंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बूस्ट हुआ होगा और आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि कंप्यूटर में सिर्फ पास नहीं होना है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आने हैं, और वो भी कुछ ही मिनट्स में। तो 6 से 7 मिनट कंप्यूटर के लिए सफिशिएंट है एग्जाम में। और प्रैक्टिस ऐसी करिए कि कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना आए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आप पेपर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंप्यूटर में प्रिपरेशन जो है वो वीक है, तो आप ड्रीम बैच से भी जुड़ सकते हैं और 4 से 5 दिनों के अंदर 5 से 6 घंटे देकर आप कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।